तो आज आप लोग को पढ़ना है मोशन अंडर ग्रेविटी। ये टॉपिक शुरू करना है ना। यार ये तो आजम सर की क्लास थी शायद। अभी मुझे बोला गया। और उस क्लास में सर ग्रेविटेशन चल रहा था लास्ट टाइम। हाँ, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आज मुझे पढ़ाना है। इसे ठीक है। सर ये ट्यूटोरियल नहीं है। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। एक मिनट। ओके। सबसे पहली चीज, ग्रेविटी कैसे डिफाइन करते हैं पता है? ग्रेविटी होती क्या है? अर्थ का ग्रेविटेशन। अर्थ का ग्रेविटेशन। किसी दूसरे प्लैनेट का ग्रेविटेशन ग्रेविटी नहीं होगी। देखिए, सपोज कर लीजिए अर्थ एक इस तरह से, एंड वहां पे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया उसके सरफेस पे इस तरह से। अर्थ का अपना कुछ मास m, इस ऑब्जेक्ट का अपना कुछ मास स्मॉल m, इसका सेंटर यहां से यहां तक, दोनों के बीच में सेपरेशन कैपिटल R। तब दोनों के बीच में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता होगा। F इज इक्वल्स टू जी एम एम बाय सेपरेशन उसका स्क्वायर। इतना ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो बॉडी के बीच में एक्ट करती है। अब हम इस फोर्स के बेस पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अर्थ टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ, तब उसका बिहेवियर कैसे होता है। तो फर्स्ट, अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ कैलकुलेट करूं टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, सो इट शुड बी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मास ऑफ अर्थ। तो चूंकि इस कंडीशन में मास ऑफ अर्थ की वैल्यू बहुत लार्ज होती है, इसीलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? बहुत स्मॉल और नेग्लिजिबल, सो इट विल टेंड टू जीरो। इसीलिए अर्थ उस ऑब्जेक्ट की तरफ एक्सेलरेट करता दिखाई नहीं देता, क्योंकि मास ऑफ अर्थ बहुत लार्ज होता है उसके रिस्पेक्ट में। बट अगर मैं इसी फोर्स के बेस पे एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करूं टुवर्ड्स अर्थ, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी फोर्स बाय मास। तब इनकी वैल्यूज को पुट करूंगा तो ये आ जाएगा जी एम एम बाय आर स्क्वायर टाइम्स एम। एम एन एम कैंसिल आउट, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी जी एम टाइम्स आर स्क्वायर। तब इस एक्सेलरेशन जिससे ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ एक्सेलरेटेड होता है, उसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी या सिंपली ग्रेविटी। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। तब इसकी वैल्यू आई g इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर। इस टर्म को अगर मैं डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट करूं तो ये वैल्यू हो जाएगी g बाय आर स्क्वायर। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि अर्थ एक सॉलिड स्फीयर की तरह बिहेव करता है, तो उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। आर एंड कैंसिल आउट, तब उसको सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 4π/3 जी रो टाइम्स आर। एंड सारे टर्म की अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं, तब जी की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यहां तक सबको डाउट? किसी को डाउट? आसिम समझ आया यहां तक? ओके, पहले इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आगे। Written. ओके, अब इस ग्रेविटी में पहली चीज आती है, इस ग्रेविटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मास एंड डेंसिटी, ये सब कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाए। तब हम फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं कि वो परसेंटेज चेंज लेस देन 10% हो, तब हम एरर मेथड अप्लाई करते हैं, या एक्सपोनेंशियल रूल जो हमने पढ़ा था डायमेंशन एनालिसिस में, वो तब हम डिफाइन करते हैं इफ चेंज इज लेस देन 10%, तब उसके लिए एरर मेथड, सपोज कर लीजिए ग्रेविटी इज सर इक्वल टू चेंज किस चीज? मास में, रेडियस में, डेंसिटी में, अगर वो चेंज करता हो किसी भी फैक्टर की वजह से, उसके बिहाफ में देख करना है मुझे ग्रेविटी में कितना चेंज आएगा। जैसे मैं फर्स्ट फॉर्मूला यूज करूं gm/r², तो अगर मैं बोलूं कि मास सपोज कर लीजिए 1% चेंज कर जाए, रेडियस सपोज कर लीजिए 1% चेंज कर जाए, तो ग्रेविटी कैसे चेंज करेगी, मुझे वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो कांस्टेंट है, मास पे पावर कितना 1, तो मैं यहाँ से परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करूं, सो डेल्टा जी डिवाइड बाय जी इंटू 100, परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी इज इक्वल्स टू मास हैविंग एक्सपोनेंशियल 1, तो ये टर्म हो जाएगा 1 डेल्टा m ओवर m टाइम्स 100 प्लस रेडियस हैविंग एक्सपोनेंशियल 2, so ये टर्म हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा r बाय r इंटू 100। आई बात समझ? ये एग्जैक्टली हमने पढ़ा था वहां पे एरर मेथड में, डायमेंशन एनालिसिस में, सेम उसी बेस पे हम डिफाइन करते हैं। बट ये टर्म एप्लीकेबल कब होता है? अगर आपका परसेंटेज चेंज लेस देन 10% गिवन हो तब। जैसे आपको बोलेगा कि अर्थ अगर अपने प्रेजेंट रेडियस से 1% श्रिंक कर जाए तो ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो आप कीपिंग मास कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, रेडियस 1% डिक्रीज कर रहा है तो इसकी वैल्यू 1 इंटू 2, ग्रेविटी क्या होगी 2% चेंज करेगी। सिंस रेडियस एंड ग्रेविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसीलिए रेडियस के श्रिंक करने की वजह से ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। आई बस समझ? यस सर। आसिम कुछ समझ आया? तो सॉरी वाला समझ नहीं आया। ओके, देखिए अगर क्वेश्चन पूछ सकता है इफ रेडियस इज श्रिंक्ड बाय 1%, keeping
mass constant, find percentage change in gravity. और मतलब ये फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे अगर हमसे ऐसे पूछा 10%। बट 10% से कम हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज कितना दे रखा है आपको, 1%, 2%, इस तरह से वैल्यू गिवन हो तब हम ये अप्लाई करते हैं। ओके सर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। सर जो साइड में इंडेक्स खुला हुआ है आप उसे बंद कर लीजिए। ये लेफ्ट साइड, यस सर। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं इसको कैसे यूज करते हैं, इसलिए एज इट इज रहने दीजिए। ओके सर। यहां तक इसने लिख लिया। ओके इसी तरह सेम आपको डेंसिटी के बेस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सेम रूल अप्लाई करते, ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई जी टाइम्स रो इंटू आर। यहाँ पे जी कांस्टेंट, डेंसिटी में अगर चेंज हो, रेडियस में चेंज हो, तो यही टर्म आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 4 पाई जी कांस्टेंट, रो उस पर पावर 1, तो इसको लिख सकते हैं 1 टाइम्स डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 प्लस 1 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। तो ऊपर में मैंने क्वेश्चन कहा था कीपिंग मास कांस्टेंट, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा एंड इस टर्म में 0 पुट कीजिएगा। बट अगर ये कहता है कीपिंग इसके डेंसिटी कांस्टेंट, तब आप ये अप्लाई करते, वहां पे ग्रेविटी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। तो इसके हिसाब से रेडियस अगर श्रिंक कर रहा है तो ग्रेविटी भी कैसे होती, डिक्रीज करती। आई बात समझ? सर एक और बार बताइएगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में कहा कीपिंग मास टू बी कांस्टेंट, तब मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला यूज किया। बट अगर कहता है कीपिंग इट्स डेंसिटी टू बी कांस्टेंट, तब मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता। इस कंडीशन में रेडियस एंड ग्रेविटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अगर मैं सेम रूल यहाँ पे अप्लाई करूँ, 1% श्रिंक कर रहा है तो ग्रेविटी भी क्या होती, उतना परसेंट डिक्रीज करती। आई बस समझ? यस सर। ओके याशिका, कोई डाउट? नो सर। यहां तक सबने लिख लिया? यस सर। अब नेक्स्ट डिफाइन करते हैं ये ग्रेविटी किस किस बेस पे चेंज करती है। तो हमें 3-4 अलग अलग फैक्टर्स चेक करने हैं जिस पे ग्रेविटी चेंज कर सकती है। तब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रेविटी। पहली चीज डेप्थ के अकॉर्डिंग। सपोज कर लीजिए अर्थ टू बी सॉलिड स्फीयर, इस तरह मैं किसी भी एक डेप्थ पे जाऊं, इस तरह ये सेंटर, यहां से यहां तक डेप्थ डी अज्यूम कर लीजिए, उसका अपना रेडियस कैपिटल आर, तब उस ब्लू वाली लाइन तक अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ये, तो इसको सपोज कर लीजिए स्मॉल आर। तो इनसाइड अर्थ जाने की वजह से मास एंड रेडियस दोनों टर्म चेंज करता होगा, बट हम अज्यूम करते हैं कि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी,
सो हम डेंसिटी वाला फॉर्मूला इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। तब यहाँ डिफाइन करते हैं डेप्थ में जाने में बोथ मास एंड रेडियस विल चेंज। तब उस कंडीशन में ग्रेविटी हम डेंसिटी के फॉर्मूले में यूज करते हैं। तब यहां से लिख सकते हैं फर्स्ट ऑन सरफेस ग्रेविटी को आप जी नॉट मान लीजिए, विच इज इक्वल्स टू 4/3 पाई जी रो टाइम्स उसका अपना रेडियस, क्योंकि सरफेस तक डिस्टेंस आर है। अगर मैं डेप्थ में जाऊं, एट डेप्थ, तब वहां पे ग्रेविटी डेप्थ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3 रो जी, एंड वहां पे डिस्टेंस की वैल्यू पहले से कम, तो ये सिंपली कितना हो जाएगा, स्मॉल आर। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तब आपकी वैल्यू आ जाएगी जी डेप्थ इज इक्वल्स टू जी नॉट डिवाइड बाय कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो ये आपका एक रिलेशन आता है कि डेप्थ के अकॉर्डिंग ग्रेविटी कैसे चेंज कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेविटी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब सेंटर से जैसे जैसे सरफेस की तरफ जाते जाते हैं ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। अगर मैं आर की वैल्यू 0 पुट कर दूं, तब ग्रेविटी एट द सेंटर कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? नो सर। ओके, पहले इतना नोट डाउन कीजिए। यहां तक सबने लिख लिया? यस सर। ओके, अब देखिए इसमें ये मेरे पास आर, उसकी वैल्यू अगर मैं कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में लिखूं तो आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर माइनस डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास हुआ सरफेस से अगर डी डेप्थ तक जाऊं उसके बेस पर रिलेशन क्या होगा। यहाँ पे मेरे पास जो आर है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर उस पर्टिकुलर पॉइंट से, डी मेरे पास क्या है, डेप्थ फ्रॉम सरफेस। तो आपका फॉर्मूला डेप्थ के रिस्पेक्ट में दे रखा है या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। या इसी चीज को अगर मैं पुट करूं आर की जगह पे इतना, तब यही फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म होके इतना भी लिखा जा सकता है। ओके, सेकेंड टर्म होता है, आपने पढ़ा होगा वेट के बारे में क्लास 9th में। वेट इज नथिंग, जिससे ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसके मास पर डिपेंड करता है। तब मेरे पास फॉर्मूला होता है वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ग्रेविटी। मास चूंकि चेंज नहीं करता, हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है, तो ग्रेविटी जैसे जैसे चेंज करेगी वैसे वैसे वेट भी चेंज करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप वेट लिखना चाहें सम डेप्थ डी पे, तो ये टर्म हो जाएगा वेट ऑन द सरफेस टाइम्स आर डिवाइड बाय कैपिटल आर, इस तरह से। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ उस पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए।
यस नम्रा, कोई सवाल पूछना है? सर वेट फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। वेट जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो, उस फोर्स को बोलते हैं वेट। सो वेट इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ग्रेविटी। मास चेंज नहीं करता किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो ग्रेविटी चेंज करेगी तो उसके अकॉर्डिंग वेट भी चेंज करेगा। तो जिस तरह वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी डिफाइन करते हैं, सेम उसी तरह वेरिएशन ऑफ डेप्थ भी डिफाइन करते हैं, वेट भी डिफाइन करते हैं। तो पहली चीज डिफाइन की, एट सम डेप्थ डी ग्रेविटी की वैल्यू इतनी हो जाती है, तो इसी में अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? वेट के इक्वल। सो उसका रिलेशन इतना आ सकता है। आएगा समझ? यस सर। फिर आपने 100 के बाद ये जो लिखा है ये बता दीजिए लास्ट में, लास्ट लाइन। जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया, वेट मास टाइम्स ग्रेविटी के इक्वल हो गया। सो इस इक्वेशन में अगर मैं मास मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा मास टाइम्स ग्रेविटी एट डेप्थ इज इक्वल्स टू मास टाइम्स जी नॉट बाई कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ऐसे लिख सकते हैं। अब ये मास टाइम्स ग्रेविटी क्या लिख सकता हूँ? वेट एट सम डेप्थ, इसको बोल सकता हूँ वेट ऑन सरफेस डिवाइड बाय कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अब समझ में आया? यहां तक लिख लिया आपने? अनवी, यहां तक कोई डाउट? नो सर। ओके। अब इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि अगर मैं ग्रेविटी डेप्थ के अकॉर्डिंग परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना चाहूं, तब कैसे डिफाइन करूंगा? वो परसेंटेज चेंज मोर देन 10% हो, तब उसको हम अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी डेप्थ की वजह से। तो किसी भी क्वांटिटी में चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो यहाँ पे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ग्रेविटी ऑन द सरफेस मैक्सिमम होती है, ग्रेविटी डेप्थ पे जाने की वजह पे डिक्रीज कर जाएगी, डिवाइड बाय इट्स इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। तब इन सारी वैल्यूज को पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा d बाई आर इंटू 100। एंड जितना परसेंटेज चेंज ग्रेविटी में आता है, उतना ही परसेंटेज चेंज वेट के लिए भी डिफाइन होगा, क्योंकि मास कांस्टेंट होता है, तो इसके लिए भी इतना ही फॉर्मूला हो सकता है। तो इतनी सारी चीजें आपको डेप्थ के अकॉर्डिंग पूछी जा सकती हैं। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसके बेस पे क्वेश्चन बताता हूँ। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? सरफेस से सेंटर तक। तब वहां पे डी की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी। हाँ, वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाती है। Find percentage change in weight
of a body at 32 kilometer below the surface. Radius of Earth is 6,400 kilometer. ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ? ट्राई कर रहे हैं. ओके अनवी एक बार फिर से चेक कीजिए कैलकुलेशन अपनी. गुड. गुड आसिम. अक्षत कोई डाउट यहां तक? गुड नोहा. याशिका अपनी कैलकुलेशन एक बार चेक कीजिए. ओके किसी को यहां तक कोई डाउट? नो सर. एक दूसरा क्वेश्चन करके दिखाइए इसी पे बेस्ड. A body weighs 50 Newton on surface. Find its weight at 64 kilometer depth.
फ्रॉम सरफेस। फॉर्मूला पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। अनवी अपनी कैलकुलेशन एक बार चेक कीजिए। आसिम अपनी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए। देखिए, मैंने पीछे फॉर्मूला जो पढ़ाया था वो दो तरह से डिफाइन किया था। एक कहा था वेट एट सम डेप्थ d इज इक्वल्स टू वेट ऑन द सरफेस टाइम्स r डिवाइड बाय कैपिटल R, और दूसरा फॉर्मूला वेट ऑन द सरफेस टाइम्स 1 माइनस d बाय कैपिटल R। तो ये फॉर्मूला हम तब इस यूज करते हैं जब r आपको डिस्टेंस दे रखा हो फ्रॉम सेंटर टू दैट पॉइंट, एंड ये फॉर्मूला यूज करते हैं तब जब आपको डेप्थ दे रखा हो फ्रॉम सरफेस। तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ये फॉर्मूला यूज करूं या ये फॉर्मूला यूज करूं? सर आपका कर्सर शो नहीं हो रहा, आप कौन से फॉर्मूला किस हिसाब से बता रहे हैं? दिख रहा है कर्सर? यस सर, अब दिख रहा है। ओके, तो मैंने कहा दो फॉर्मूले यहाँ पे, एक फॉर्मूला था ये टर्म एंड एक फॉर्मूला था ये टर्म। तो यहाँ पे देखिए r डिस्टेंस है, तो ये मैंने क्या कहा था, इट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर। और ये फॉर्मूला जब यूज करते हैं तो यहाँ पे जो कैप ये d है वो क्या डिफाइन करता है, डेप्थ फ्रॉम सरफेस टू दैट पॉइंट। आई बस समझ? तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, डेप्थ दे रखा है 64 किलोमीटर। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, लेफ्ट वन या राइट वन? यस Right. उमर? ओके, अब उसके बेस पे सॉल्व कीजिए आप।
उमर कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको? ओके गुड नोहा, गुड अनवी, गुड नम्रा। सारी वैल्यूज को राइट वाली इक्वेशन पुट कर दीजिए। सो वेट इज इक्वल्स टू वेट ऑन द सरफेस, ये आपको दे रखा है 50, 1 माइनस डेप्थ आपको दे रखा है 64, रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है 6400, 64 कैंसिल आउट तो ये 100 बच जाएगा, 100 माइनस 1 सो ये टर्म हो जाएगा 50 इंटू 99 डिवाइड बाय 100, 9 5 45, 9 5 45 प्लस 4 49 डिवाइड बाय 100 तो हो जाएगा 49.5 न्यूटन। उमर समझ आया? किसी को यहां तक डाउट इस डेप्थ से रिलेटेड? ओके, नेक्स्ट इसी तरह हम डिफाइन करते हैं एल्टीट्यूड, या उसी चीज को बोलते हैं हाइट। सपोज कर लीजिए अर्थ यहां से मैं किसी हाइट पे, जैसे इस हाइट पे मुझे कैलकुलेट करना है, यहां से यहां तक हाइट h, सेंटर से यहां तक डिस्टेंस कैपिटल R। सो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दैट पॉइंट अगर कैलकुलेट करें यहां से यहां तक, तब इसको बोल सकते हैं स्मॉल r। तब यहाँ पे आउटसाइड सरफेस ऑफ अर्थ, वहां पे कोई मास नहीं है क्योंकि सिर्फ एटमॉस्फेयर है जिसका मास अर्थ के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल। तो आउटसाइड अर्थ मास कांस्टेंट होगा बट डिस्टेंस की वैल्यू चेंज करती जाएगी। तो यहाँ पे डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते, मास के बेस पे टर्म डिफाइन करते हैं। तब हम यूज करते हैं एट सरफेस ग्रेविटी इज इक्वल्स टू gm डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये फर्स्ट रिलेशन। जैसे मैं हाइट पे जाऊं एट हाइट, तब ये टर्म हो जाएगा gh इज इक्वल्स टू gm डिवाइड बाय सेपरेशन वहां से वहां तक, ये हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर। दोनों टर्म को डिवाइड कर दीजिए, तब आपकी वैल्यू आ जाएगी ग्रेविटी ड्यू टू हाइट इज इक्वल्स टू g नॉट टाइम्स कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल r स्क्वायर। तब इस रिलेशन में देखिए ग्रेविटी r स्क्वायर के साथ कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे मैं r की वैल्यू चेंज करूं, ग्रेविटी ड्यू टू हाइट इसकी वैल्यू क्या करती, डिक्रीज करती जाएगी।
तब यहाँ से एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला जाता है डेप्थ, हाइट एंड सरफेस, इन तीनों पॉइंट के लिए ग्रेविटी का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ कैसे होगा वो डिफाइन कीजिए। तो हमने पीछे प्रूफ किया था ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे सेंटर से सरफेस तक जाते जाते हैं ग्रेविटी की वैल्यू लीनियरली इंक्रीज करती जाती है। कहाँ तक? टिल इट्स सरफेस, वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। आउटसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटी ड्यू टू हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो आपने पढ़ा होगा इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसीलिए इसका ग्राफ इस तरह से डिक्रीज करता जाता है। तो ये मेरे पास हुआ आर, कैपिटल आर के इक्वल, ये वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू आर। डेप्थ के लिए आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आउटसाइड हाइट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? नो सर। सो ये भी एक क्वेश्चन पूछा था जेई में 2017-18 में कि ड्रॉ वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड। इसको ड्रॉ कर लीजिए। उनीब, यहां तक कोई डाउट? नो सर। यहां तक सबने लिख लिया? यस डन। ओके, अब जिस तरह हम डिफाइन करते हैं ग्रेविटी का वेरिएशन, सेम उसी तरह अगर मैं वेट के लिए डिफाइन करूं, सो वी कैन राइट वेट at some height h is equals to weight on the surface divided by r square into capital R square. So इसका भी वेरिएशन एग्जैक्टली सेम ग्रेविटी की वेरिएशन के इक्वल होता है। इसमें फर्दर अगर मैं चेंजेस डिफाइन करूं, अगर हाइट की वैल्यू बहुत बहुत स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस, सपोज लेस देन 100 किलोमीटर, तब ये फॉर्मूला थोड़ा ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए GH इज इक्वल्स टू G0 टाइम्स R स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पे R मेरे पास किसके इक्वल होता था? R प्लस H। सो इसको लिख सकते हैं R प्लस H उसका स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से अगर मैं R स्क्वायर कॉमन कर लूं तो ये टर्म आ जाएगा G0 टाइम्स R स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा H बाय R होल स्क्वायर। R स्क्वायर कैंसिल आउट, ये टर्म डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में मूव करने के बेस पे उसका एक्सपोनेंट चेंज कर जाएगा, तब यही फॉर्मूला हो जाएगा G0 टाइम्स 1 प्लस H बाय R raised to the power -2। ये एक्सप्रेशन सेम एज बाइनोमियल एक्सप्रेशन 1 प्लस x टू द पावर n। अगर इस x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होती है तो यूजिंग बाइनोमियल वी कैन राइट 1 प्लस n टाइम्स x। तब इस रूल को ओबे करके अगर मैं यहाँ पे इसका एक्सपोनेंशियल्स के बेस से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही टर्म आ जाएगा G0 1 माइनस
2h by r is equals to gh. बट इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की अपनी कंडीशन कि हाइट 100 किलोमीटर से स्मॉल होनी चाहिए तब वैलिड है। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। दिव्यांशु, यहां तक सब कुछ समझ आया? इसका नोट डाउन कर लीजिए। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ओके। And similarly, weight at h is equals to weight on surface 1 minus 2h by r. So इसके बेस पे अगर मैं फॉर्मूला डिफाइन करूं, परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी और वेट, तब वो फॉर्मूला आता है 2h by r into 100. सबने लिख लिया यहाँ तक? नीब, लिख लिया आपने? नो सर।
इसके बेस पे एक क्वेश्चन कीजिए। फाइंड हाइट at which weight of body becomes 3/4 as on surface. सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सर ये क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, इसमें क्या हमें निकालना है? यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है फाइंड हाइट उस पॉइंट पे जहां पे वेट ऑब्जेक्ट का कितना होता है, 3/4 हो जाता है ऑन द सरफेस के। मतलब सरफेस पे अगर वेट अगर W0 है तो किसी भी हाइट पे 3/4 ऑफ W0 हो जाता है। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। ऊपर मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था वेट के लिए इस टर्म में। यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर प्लस एच पुश कर दीजिए एंड वहां से हाइट की वैल्यू आ जाएगी। आया समझ? नम्रा एक बार कैलकुलेशन चेक कीजिए। नोहा कैलकुलेशन चेक कर लीजिए एक बार।
ग्रेविटी का फॉर्मूला था g0 टाइम्स आर स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो ये टर्म आ जाएगा g0 टाइम्स आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टर्म आ जाएगा वेट ऑन सरफेस टाइम्स आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच उसका स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। WH उसकी वैल्यू दे रखी है 3/4 टाइम्स ऑफ W0, तो हो जाएगा 3/4 W0 कैंसिल आउट, आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच उसका होल स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। आप पूरे टर्म का रूट ले लीजिए, तो ये टर्म हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू आर ओवर आर प्लस एच। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो हो जाएगा √3r प्लस √3h इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ r। सो √3h इज इक्वल्स टू 2r माइनस √3r और h इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3 डिवाइड बाई √3 टाइम्स कैपिटल R। अगर आप इसको रेशनलाइज करते हैं तो आता है 2√3 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 टाइम्स R। मतलब इस हाइट पे वेट 3/4 के इक्वल हो जाएगी। नम्रा समझ आया? यस सर। Okay. सर हम ऐसा नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट W वेट का फॉर्मूला लगाएं फिर स्मॉल r निकाल लें, मतलब फिर उसे माइनस कर दें r कैपिटल R से। वैसे भी कर सकते हैं, जिसे आप डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट करना चाहें। तो हाँ। इसकी वैल्यू 3/4, तो वहां पे भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्मॉल r की वैल्यू √3/2 टाइम्स ऑफ r आएगा या 2/√3 टाइम्स r। फिर वहां से मुझे हाइट कैलकुलेट करनी है। डायरेक्ट स्मॉल r की वैल्यू भेज दी थी मैंने, सब्ट्रैक्ट नहीं किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। यस आसिम, क्या डिफिकल्टी आ गई? मैंने सही से पढ़ा नहीं है कौन सा? सर, ये वाला चैप्टर ही। ये तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना आपको। सर लेकिन सॉल्व करने में आ रही है थोड़ी थोड़ी। सॉल्व करना तो कैलकुलेशन है, वो फिजिक्स थोड़ी है। बताइए कौन सी कैलकुलेशन आपको प्रॉब्लम? फॉर्मूले में कोई डाउट? सर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, देखना पड़ रहा है बार बार। तो अभी ऑल ऑफ अ सडन थोड़ी चीज याद हो जाती है। अभी तो आप प्रैक्टिस करेंगे तब चीजें याद होंगी ना। ओके सर। यहां तक किसी को डाउट? इसमें अनदर क्वेश्चन पूछता है, फाइंड डेप्थ at which gravity will be same as gravity at 10 kilometer above the surface। इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे?
इक्वेट कर देंगे ना हम डेप्थ और हाइट के फॉर्मूला को। अच्छा, करके देखिए कौन सा। यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है वो सिर्फ 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर से कम होगा तब सेकेंड फॉर्मूला यूज कीजिएगा, जो लास्ट जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था हाइट के लिए, वो टर्म। ग्रेविटी ड्यू टू हाइट इज इक्वल्स टू जी नॉट 1 माइनस 2h बाई आर, इस फॉर्मूले को। एंड डेप्थ के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है विच इज इक्वल्स टू जी नॉट 1 माइनस डी बाई आर। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, h की वैल्यू पता है, वहां से डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी। पुनीत, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, आर भी कर सकता है। नहीं यार, नहीं ऐसे नहीं कटेगा। गुड याशिका। नम्रा, अपनी कैलकुलेशन चेक कीजिए एक बार। इन दोनों ग्रेविटी को आपस में इक्वेट कर दीजिए। h की वैल्यू आपको दे रखा है 10, डेप्थ की वैल्यू कितनी हो जाएगी वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। नम्रा, कैलकुलेशन चेक कीजिए। अगर हम दोनों टर्म को इक्वेट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी जी नॉट 1 माइनस 2h बाई आर इज इक्वल्स टू जी नॉट
1 minus d by r. g naught cancel out, तो आपके पास बच जाएगा 1 minus 2h by r is equals to 1 minus d by r. 1 और 1 cancel out, तो आपके पास बच जाएगा 2h by r is equals to d by r. r और r cancel out, so 2h is equals to d. h की वैल्यू आपको दे रखा है 10, so d की वैल्यू हो जाएगी 20 किलोमीटर. आया समझ? यस सर. आसिम कोई डाउट यहाँ तक? सर ये समझ आ गया. ओके, सो इतनी सारी चीजें आपको डेप्थ एंड हाइट से रिलेटेड पूछी जा सकती है. नेक्स्ट होता है मेरे पास, सबने यहाँ तक लिख लिया? उनीत कोई डाउट? नो सर. लिख लिया आपने? यस सर. एक नेक्स्ट टर्म बोलते हैं ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन, या उसी चीज को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी ड्यू टू चेंज इन लैटिट्यूड. देखिए इसको कैसे डिफाइन करते हैं. सपोज अर्थ, उसका अपना एक एक्सिस इस तरह, कोई एक ऑब्जेक्ट, ये सपोज कर लीजिए इक्वेटोरियल प्लेन, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो किसी इस पॉइंट पे है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा हो सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तब इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी इस सर्कुलर पाथ में रोटेट करता होगा इस एक्सिस के अबाउट. उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर मैं सेंटर ऑफ अर्थ से देखूं यहां से यहां तक, तब ये किसी एंगल पे इंक्लाइंड होगा, सपोज कर लीजिए थीटा. तब उसके लिए उस पॉइंट पे ग्रेविटी रोटेशन की वजह से कैसे चेंज करेगा और एंगल के बेस पे कैसे डिफाइन करते हैं हम वो कैलकुलेट करना चाहते हैं. तब देखिए यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है आपको ट्रायंगल, कुछ इस तरह से. अगर ये इंक्लिनेशन आपको थीटा है तो ये भी इंक्लिनेशन थीटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बेस पे. ये टोटल डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ से यहाँ तक, एंड ये मेरे पास स्मॉल आर सपोज कर लीजिए रेडियस, जिस पर्टिकुलर रेडियस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रोटेट करता दिखाई दे रहा है ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ अर्थ. तब इन दोनों को रिलेट करूं तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा r is equals to capital R times cos theta. नेक्स्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस पॉइंट पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट करता होगा. तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट, इस पे एक फोर्स ड्यू टू इट्स रोटेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउट ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इस डायरेक्शन में. दूसरा फोर्स ग्रेविटी की वजह से टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ इस डायरेक्शन में, तो इसको मैंने mg0 मान लिया एक्चुअल, एंड ये किसी एंगल पे इंक्लाइंड है यहाँ से यहाँ तक थीटा, सो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 180 माइनस थीटा. तब उन दोनों वेक्टर का एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा किसे इस डायरेक्शन में. इसकी वजह से वेट m टाइम्स जी आर या m टाइम्स जी थीटा बोल सकते हैं. तब मेरे पास ये एंगल 180 माइनस थीटा इसके इक्वल हो जाएगी. यहां तक किसी कोई डाउट? क्या कि मैंने नोटेशन लिया? उनीब कुछ समझ आया ये सारी चीजें? सर सर आप एक बार ये वाला फिर से समझा दो. यस नम्रा, क्या सवाल था आपका? सर ये एंगल सब समझ आ गया, लेकिन ये जो आपने ट्रायंगल टाइप थी आर जिसकी बेस है वो कहाँ से लिया और कैसे है वो? ओके, मैंने ये ऑब्जेक्ट माना जो इक्वेटर से किसी एंगल थीटा पे
इंक्लाइन इस पॉइंट पे है, उस पॉइंट पे ग्रेविटी दिख रहा। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये ऑब्जेक्ट। यस सर। इस ऑब्जेक्ट का इंक्लिनेशन इक्वेटोरियल प्लेन से देखूं तो थीटा एंगल पे है। तो ये जो ग्रीन लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ है, वो सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस, उसको मैंने आर मान लिया, यहाँ से यहाँ तक। उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे इस सर्कल के अबाउट रोटेट करता होगा अर्थ के स्पिनिंग करने की वजह से, तो उसका अपना एक रेडियस होगा यहाँ से इस पॉइंट तक। इस रेडियस को मैंने स्मॉल आर माना। आई बात समझ? ओके सर। तो ये मेरे पास थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल के बेस पे। तो मैंने पहले यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, वहां से स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। दूसरा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सा फोर्स एक्ट करता होगा अगर मैं उसको देखूं, तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउट ऑफ द सर्कुलर पाथ ड्यू टू इट्स स्पिनिंग, तो ये इस डायरेक्शन में। दूसरा, ग्रेविटी अर्थ के सेंटर की तरफ पुल करती होती है, तो मैंने उसको mg0 मान लिया। दो वेक्टर अगर किसी एंगल पे इंक्लाइन हो तो उसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में। तो अगर मेरे पास ये एंगल थीटा था, टोटल एंगल 180 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तब इसके बेस पे रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में mgr या mg थीटा बोल सकते हैं। उनीब समझ आया? यस सर। अब यहाँ पे अगर मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करूं, तो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab टाइम्स कॉस थीटा, इसके इक्वल हो जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। FC सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पॉइंट पे, उसकी वैल्यू अगर सॉल्व कीजिएगा तो FC इज इक्वल्स टू m टाइम्स ओमेगा स्क्वायर r, और r की वैल्यू इतना पुट कर दीजिएगा इस रिलेशन में, तो यही इक्वेशन आ जाएगा m टाइम्स g0 स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ mg0 m ओमेगा स्क्वायर r एंड cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो ये पूरी वैल्यू cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी, एंड यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, एंड पूरे पे रूट, कुछ इस तरह से। आसिम, मैंने यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं डिफाइन किया है, मैंने यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर लिया है, एक वेक्टर FC है और एक वेक्टर mg0 है। दो वेक्टर अगर 180 माइनस थीटा एंगल पे इंक्लाइन हो तो रिजल्टेंट mgr, उसकी वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा वो डिफाइन किया मैंने। सर ओके, अब इसको अगर सिंप्लीफाई कीजिए तो ये जो वैल्यू है बहुत छोटी होती है, सो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ से मैं mg0 कॉमन कर लूँ तो यही टर्म आता है m टाइम्स gr इज इक्वल्स टू mg0 कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स, यहाँ से mg0 कॉमन कीजिएगा तो m स्क्वायर g0 स्क्वायर कॉमन करना पड़ेगा क्योंकि बाहर में रूट अंडर है, उसको कैंसिल आउट कर दे, तब आपका बच जाता है ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय g0 एंड होल टू द पावर हाफ, इतना बच जाएगा। मास एंड मास कैंसिल आउट, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये पावर उसके कोएफिशिएंट में, तो यही टर्म आ जाता है g0 1 minus 1 by 2 multiplied by this whole term
डिवाइड बाय जी नॉट, तो ये 2 एंड ये 2 कैंसिल आउट, जी नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा जी नॉट माइनस जी नॉट टाइम्स दिस, कैंसिल आउट, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू जी आर। तो ये एक फॉर्मूला डिराइव होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। किसी को इसमें डाउट, कैलकुलेशन किसी जगह? लास्ट सेकंड स्टेप में सर पहले हाफ पावर थी, फिर हम हाफ कैसे ले आए? यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो एक्सपोनेंट था वो उसके 20 में आ गया। ओके। ये मैंने यूज किया यहाँ पे। उन्हीं यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. सर स्क्रॉल अप प्लीज। यस, स्क्रॉल अप। अच्छा अच्छा। लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? यस सर। नीप लिख लिया? Yes, sir. अब देखिए इस लास्ट रिलेशन के बेस पे हम कुछ टर्म डिफाइन कर सकते हैं दो तरह से। अगर मैं पोल पे जाऊं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इक्वेटर पे जाऊं तब क्या होगा। पोल पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, कॉस 90 0, इसलिए ग्रेविटी ऑन पोल इज इक्वल्स टू सिंपली जी नॉट के इक्वल हो जाएगा। इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, इसलिए कॉस 0 इज 1, तब इसकी वैल्यू होती है जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 0 इज 1।
तो इसलिए यहाँ से डिफाइन करते हैं कि रोटेशन का कोई इम्पैक्ट पोल पे नहीं होता। पोल पे रोटेट अर्थ करे या स्टॉप कर जाए, इन दोनों ही कंडीशन में ग्रेविटी की वैल्यू सेम होती है। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, अब इसके बेस पे अलग अलग प्रॉब्लम पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन पूछेगा अगर किसी एंगल 60 डिग्री पे लूं विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर, वहां पे ग्रेविटी कैसे चेंज करेगी, फिर उसके अकॉर्डिंग वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करेगा, ये सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। सर आपने जो पोल के ऊपर भी रोटेशन वाली लास्ट स्टेटमेंट बोली थी वो रिपीट कर दीजिए। देखिए थीटा की वैल्यू पोल पे 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा इंटायर टर्म जो रोटेशनल पार्ट था वो 0 हो जाएगा। मतलब पोल पे रोटेशन ऑफ अर्थ का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगर अर्थ अपने स्पिनिंग सडनली स्टॉप कर जाए तो किस पॉइंट पे ग्रेविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किस पॉइंट पे ग्रेविटी मैक्सिमम अफेक्ट करेगी, तो अब इस तरह से डिफाइन करते हैं कि पोल पे ग्रेविटी पे कोई चेंज नहीं होता रोटेशन का, एंड मैक्सिमम चेंज जहाँ पे कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी दैट इज इक्वेटर, वहां पे डिफाइन होता है। यस सर। अंडरस्टूड सर। ओके, लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? यस सर। याशिका कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, सो आप इतना पढ़ के रखिए, फिर नेक्स्ट इसके आगे कंटिन्यू करेंगे सर, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।